नमस्कार साथियों। राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में हम चर्चाएं कर रहे थे और पिछले कुछ कक्षाओं में हमने राजस्थान में होने वाली 1857 क्रांति और उनके संबंध में जो महत्वपूर्ण आपके आयाम है उन सभी के बारे में हमने चर्चा की है। आज की इस कक्षा में हम राजस्थान की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं और अगर उसमें राजस्थान के इतिहास से संबंधित जुड़ी विषय वस्तु है तो हम देखते हैं कि हर एक परीक्षा में यहाँ से जुड़ा हुआ कोई ना कोई प्रश्न आपके आता है। और जो विषय वस्तु है वो है विद्यार्थियों राजस्थान के एकीकरण की। राजस्थान के एकीकरण के संबंध में जो भी हमारे राजस्थान में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें हम देखते हैं कहीं ना कहीं इनसे जुड़ा हुआ कोई ना कोई प्रश्न आपको दिखाई देता है। यहाँ तक कि जो हमारे प्रशासनिक सेवाएं हैं राजस्थान के संदर्भ में वहां पर भी इनसे जुड़ा कोई ना कोई प्रश्न हमें दिखाई दे जाता है। लेकिन विद्यार्थियों समस्या क्या है राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में कि हम इस जो तीन जो आपके वर्गों का जो एक पूरा ये आपकी विषय वस्तु है उसमें से हम केवल एक वर्ग को ही पढ़ते हैं। राजस्थान का एकीकरण ये अपना आप में संपूर्ण टॉपिक नहीं है। इससे पहले राजस्थान की रियासतों का भारत में विलय, उसके पश्चात विलय होने वाली राजस्थान की रियासतों का एकीकरण और एकीकृत हुई राजस्थान की रियासतों के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का स्थापित होना, ये सारी की सारी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आप क्या करते हो, राजस्थान की रियासतों का भारत में विलय ये पॉइंट तो पढ़ते नहीं हो और राजस्थान की जो रियासत है उनमें लोकतांत्रिक स्थापित प्रक्रियाओं को भी नहीं पढ़ते हो। आप केवल बीच का टॉपिक पढ़कर चले जाते हो राजस्थान का एकीकरण और फिर वो आप रटते हो। एक सारणी बनी हुई होती है, गाइड में आप देखते हो कि एक तरफ तो क्रम लिख देंगे, सातों चरणों के नाम लिख देंगे, सातों चरणों के अंदर कौन कौन से ठिकाने रियासतें शामिल हुई है, उनकी राजधानी क्या है, उनके प्रमुख व्यक्तित्व जैसे राज प्रमुख प्रधानमंत्री कौन है वगैरह वगैरह बातें लिखी हुई रहेगी और एक पेज को आप पढ़कर जाते हो और आप ये समझते हो कि आपने राजस्थान के एकीकरण को पूरा पढ़ लिया है। और जब वहां से सवाल नहीं आता है तो फिर आप अपने आप से प्रश्न पूछते हो कि क्या मेरी तैयारी पूर्ण थी, क्या प्रश्न पत्रों की प्रकृति बदल रही है। तो इसका उत्तर एक ही होगा कि आपकी तैयारी भी पूरी नहीं है और प्रश्न पत्रों की प्रकृति तो बदल रही है लेकिन आपने पूरी की पूरी प्रकृति को पढ़कर ही कब गए। आप तो आधा अधूरा टॉपिक पढ़कर गए हैं। हम यहाँ पर जब पढ़ेंगे इसे पूरे पूरे चैप्टर को, हो सकता है कि हमें समय थोड़ा ज्यादा लग जाए इस टॉपिक में भी, लेकिन हम सबसे पहले पढ़ेंगे किस प्रकार से राजस्थान की रियासतों का भारत के संदर्भ में विलय हुआ है। विलय होने के बाद में जो रियासतें शामिल हुई है उनको किस प्रकार से एक किया गया है, जिसको अपन बोलते हैं एकीकरण की प्रक्रिया, जो 1948 से लेकर 1956 तक 7 चरणों में चलती है। फिर हम देखेंगे कि जो हमारा राजस्थान पूरा एक हो चुका है उसमें किस प्रकार से 7वें संविधान संशोधन से राज प्रमुख का पद समाप्त किया गया है। फिर आपके एक और संविधान संशोधन करके राजाओं की परिपर्श को समाप्त करके रियासतों के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को और मजबूत किया गया है, वो बात भी हम यहाँ पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसी टॉपिक में हम ये भी देख लेंगे कि संविधान सभा में राजस्थान से कौन कौन से व्यक्ति आपके शामिल हुए हैं, क्योंकि वो टॉपिक भी इसी से ही आपके जुड़ा हुआ है। तो ये सारी बातें हम इस पूरे के पूरे प्रोसेस में करने की कोशिश करेंगे। तो जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि राजस्थान की रियासतों का भारत में विलय किस प्रकार हुआ, उसको हम देखेंगे और उसके बाद हम एकीकरण की प्रक्रिया को हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम जो रियासतों का विलय हुआ है उस पर हम दृष्टि डालते हैं, किस प्रकार से आपके ये रियासतों का भारत के संदर्भ में विलय हुआ है। तो यहाँ हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा आपके रियासतों का भारतीय संघ में विलय। तो भारतीय संघ में विलय। अब विद्यार्थियों इस टॉपिक को समझने के लिए हमें इस पूरी घटनाक्रम की शुरुआत 1945 से करनी पड़ेगी। जब हम 1945 और 1946 की घटनाओं का अध्ययन करेंगे तब जाकर हमें 1947 के अंदर जो रियासतों का विलय हुआ है वो हमें और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। समय लग जाए 15-20 मिनट और अतिरिक्त, लेकिन उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जैसे पढ़ेंगे वो हमें अच्छे समझ में आएगी। देखिए विद्यार्थियों, भारतीय आजादी के संदर्भ में और रियासतों के विलय के संदर्भ में यह वर्ष बड़ा महत्वपूर्ण है। 1945 का 1945 का वर्ष वह वर्ष है जब दूसरा विश्व युद्ध अपने अंतिम स्टेज में है और हालांकि इस विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र जीत रहे हैं और इंग्लैंड की भूमिका मित्र राष्ट्रों की ओर से थी, लेकिन फिर भी इस युद्ध के अंदर धुरी राष्ट्रों के साथ मित्र राष्ट्रों को भी आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है। विश्व पटल पर ब्रिटेन की प्रतिष्ठा कम हुई है, उसकी सैनिक और आर्थिक और तकनीकी दृष्टि से वो कमजोर हुआ है। भारत पर और लंबे समय तक उसका राज नहीं रह सकता, ये बात वहां की ब्रिटिश जो पदाधिकारी है, वहां की प्रशासनिक व्यवस्था है, जो वहां की पूरी संरचना उसे भी पता है। इसी समय ब्रिटेन के अंदर आम चुनाव होने वाले हैं और इस समय वहां के जो प्रधानमंत्री है वह चर्चिल। ब्रिटेन के अंदर एक पार्टी थी जिसका नाम था मजदूर पार्टी, जिसे आप लेबर पार्टी के नाम से भी जानते हैं,
और लेबर पार्टी के जो आपके उस समय चुनाव लड़ रहे थे प्रधानमंत्री के रूप में, उनका नाम था आपके एटली। इन्होंने चुनाव से पहले ही भारत को आजादी देने के संदर्भ में रुचि दिखाई थी। ये एक प्रकार से भारतीय आजादी के पक्षधर थे। 1945 में आम चुनाव हुए ब्रिटेन में, तो चर्चिल की पार्टी हारी है और जब लेबर पार्टी जीती है, मजदूर दल चुनाव में विजय हुआ है, तो एटली को वहां का प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो इस प्रकार से एटली का प्रधानमंत्री बनना ये हमारे लिए एक प्रकार से शुभ संकेत था। जैसे ही एटली वहां के प्रधानमंत्री बने हैं, उनके समक्ष दो समस्याएं उत्पन्न हुई है भारत के दृष्टिकोण से। सबसे पहले कि भारतीयों को किस प्रकार से स्वतंत्रता दी जाए, तो भारतीय स्वतंत्रता के संबंध में इनकी पहली आपके समस्या थी। दूसरा, जब भारतीय लोगों को स्वतंत्रता दी जाएगी तो उस समय रियासतों की क्या भूमिका होगी, क्योंकि विद्यार्थियों औपनिवेशिक जो भारत है वो एक नहीं है, हमें दो स्तरों पर दिखाई देता है। एक तो वह भारत जो ब्रिटिश प्रांत कहलाता था और एक वह भारत जो रियासती भारत कहलाता था। ब्रिटिश प्रांत जहां ब्रिटिशों का प्रत्यक्ष नियंत्रण था और रियासतें वे क्षेत्र थी जहां ब्रिटिशों का अप्रत्यक्ष नियंत्रण था, क्योंकि वहां पर शासक अपना शासन कार्य संभालते थे, जिनको सहयोग करने के लिए अंग्रेजों का एक पदाधिकारी होता था जिसको हम पॉलिटिकल एजेंट या आपके रेजिडेंट बोलते हैं। एक प्रकार से रियासतों पर भी अंग्रेजों का नियंत्रण था, लेकिन रियासतों के अंदर अभी भी कुछ स्वतंत्रता थी, वहां के शासकों कुछ भूमिका थी। इस प्रकार से एक ब्रिटिश प्रांत वाला भारत हो गया, एक रियासती क्षेत्र वाला भारत हो गया। अब इसमें रियासतों की क्या भूमिका रहेगी, क्योंकि जब भारत को आजाद किया जाएगा तो ये तो डायरेक्ट आपके आजाद हो जाएगा, लेकिन रियासतों पर जो सर्वसत्ता है वो वहां के ब्रिटेन के शासकों की है। और जब भारतीयों को आजादी मिलेगी तो रियासतों के संबंध में क्या निर्णय करना बेहतर होगा, इसको लेकर भी एटली की समस्या आपके समस्याएं थी। इन्हीं समस्याओं का समाधान करने के लिए एटली ने अपने मंत्रिमंडल के 3 सदस्य पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टर्बर्ट क्रिप्स, नाम आपको याद नहीं रखना है, भारतीय इतिहास के संदर्भ जब हम ये पॉइंट पढ़ेंगे तो वहां इसको और बेहतर तरीके से पढ़ने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ हम वही चीज पढ़ेंगे जो राजस्थान की रियासतों के विलय के संबंध में हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो अपने मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों को फरवरी 1946 में उन्होंने एक मिशन बनाने की घोषणा की, जिसे हम सामान्यतः आपके कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। इस मिशन में 3 सदस्य थे और उनके नाम मैंने बता दिए आपको, स्टर्बर्ट क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और आपके पैट्रिक लॉरेंस। ये जो मिशन है कैबिनेट मिशन, ये आपके मार्च 1946 में भारत आया और मार्च 1946 भारत आने के बाद में कुछ महीनों के बाद में इसने अपनी जो आपके प्रस्ताव है, अपने बिंदु है, आम भारतीयों के समक्ष रखे। कैबिनेट मिशन जो भारत आया है, इसका प्रमुख उद्देश्य था कि किस प्रकार से भारतीयों को स्वतंत्रता दी जाए, किस प्रकार से स्वतंत्र भारत का संविधान बनेगा, किस प्रकार से संविधान सभा बनेगी, जब तक संविधान बन जाएगा तब तक भारत पर शासन करने का जिम्मा किसका रहेगा, उन सारी बातों को भारतीयों के समक्ष रखने का और उन सारी बातों के लिए भारतीयों की सहमति लेने का, ये सारा का सारा काम आपके कैबिनेट मिशन के सदस्यों का था। और इसी कैबिनेट मिशन के सदस्यों ने कुछ आपके प्रस्ताव दिए हैं। उसका जो एक प्रस्ताव था वह था भारतीयों के संविधान को लेकर और उस संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा को लेकर। एक इसका जो प्रस्ताव था वह था आपके अंतरिम सरकार को लेकर। एक इसका प्रस्ताव था आपके भारतीय संघ का निर्माण किस प्रकार हो और इस संघ के अंदर भारतीय रियासतों की क्या भूमिका होगी। तो जब ये चारों प्रस्ताव दिए गए हैं, ये चारों प्रस्ताव कहीं ना कहीं आपके एटली की समस्याओं को समाप्त करने के लिए दिए गए हैं। जैसे अगर हम इनको एक एक करके हम पढ़ने का प्रयास करें तो कैबिनेट मिशन ये कहा था कि भारतीय संविधान निर्मित करने का अधिकार भारतीयों को है और इस संविधान का निर्माण करने के लिए भारतीयों के द्वारा एक सभा बनाई जाएगी जिसे संविधान सभा कहा जाएगा, जिसमें कुल 389 व्यक्ति होंगे और उनमें से जो रियासतों के सदस्य होंगे वह आपके 93 होंगे। तो मतलब जब भारत का संविधान बनेगा तो इसमें केवल ब्रिटिश प्रांत की ही भूमिका नहीं रहेगी, इसमें आपके रियासतों की भी बराबर भूमिका रहेगी और रियासतों को जो उसमें सीटें दी गई वो आपके 93 सीटें थी। अब इन सीटों का जो चुनाव करना है, उन सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार वो भी वहां के राजाओं को दिया गया था। तो एक प्रकार से भारत के अंदर रियासतों की भूमिका, सार्थक भूमिका सुनिश्चित करने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। फिर अगला जो उन्होंने आपके प्रस्ताव दिया था कि जब तक संविधान बन नहीं जाए और संविधान के अनुसार चुनाव नहीं हो जाए, कोई नया दल आपके जीत कर नहीं आ जाए, तब तक भारत पर शासन करने का अधिकार जिस सरकार के पास रहेगा उस सरकार का नाम होगा अंतरिम सरकार। जैसे 1946 में भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई है, तो 1946 से लेकर 1950-51 तक जब हमारा पहला आम चुनाव हुआ है, तब तक भारत पर शासन करने की जो जिम्मेदारी है जिस सरकार को दी गई है उसे हम अंतरिम सरकार कहते हैं, जिसकी
मुखिया की भूमिका पंडित जवाहरलाल नेहरू निभा रहे थे। इसी कैबिनेट मिशन में एक और ये कहा गया था कि जो ब्रिटिश प्रांत है, जो आपके ब्रिटिश प्रांत हैं और जो आपके भारतीय रियासतें हैं, दोनों मिलकर एक भारतीय संघ का निर्माण करेगी। मतलब यहाँ पर कैबिनेट मिशन ने यह तय कर दिया था कि भारत में केवल ब्रिटिश प्रांत ही नहीं रहेंगे, उसमें भारतीय रियासतों को जो संघ है उनको भी शामिल होने का पूरा आपके अवसर दिया जाएगा। तो रियासतों और ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर भारतीय संघ का आपके निर्माण होगा, ये बात आपके कैबिनेट मिशन में आपके कही गई थी। अब क्योंकि उस समय भारत में लगभग कुछ किताबों 562 आते हैं, कुछ किताबों 565 आते हैं, रियासतें थी। अब वो रियासतें ब्रिटिश प्रांत के साथ किस प्रकार से भारतीय संघ बनाएगी, तो आपके कैबिनेट मिशन ने एक सुझाव दिया था कि जो बड़ी रियासतें हैं वो तो स्वतंत्र रूप से भारतीय संघ में शामिल हो जाएगी, जो छोटी रियासतें हैं वो आपस में कोई एक संघ बना ले, जिसे 4-5 छोटी छोटी रियासतें आपस में जुड़ जाएं, एक इकाई बना ले और इकाई के रूप में ही वो भारतीय संघ में आपके शामिल हो जाएगी, ताकि उनका क्षेत्र बड़ा होगा, उनके पास संसाधन ज्यादा होंगे, उनकी प्रतिष्ठा भी आपकी बनी रहेगी। तो बड़ी रियासतें तो एक सिंगल इकाई के रूप में भारतीय संघ में शामिल हो जाएं और छोटी छोटी रियासतें समूह बनाकर भारतीय संघ में आपके शामिल होकर अपनी प्रभावी भूमिका निभाई। तो ये बात आपकी कैबिनेट मिशन में कही गई थी। तो कैबिनेट मिशन का सार यही हुआ कि ये भारतीय संघ का निर्माण करना चाहती है, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों की भी भूमिका थी और भारतीय रियासतों की भी आपकी भूमिका थी। तो ये बात तो आपको यहाँ तक समझ में आनी चाहिए। जब ये काम आपके ब्रिटिशों के लेवल पर हो रहा था, उसी समय कुछ भारत के अंदर राजपूताना की जो एजेंसियां थी, या फिर हम कह सकते हैं जो हमारे संगठन थे, वह भी आपके विलय की प्रक्रिया को तेज कर रहे थे। जैसे एक हमारी राजनीतिक संस्था थी जिसे हम अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के नाम से जानते हैं। इस परिषद का उद्देश्य यह था कि जो जितनी भी रियासतें हैं उनका जल्द से जल्द भारत में विलय कर दिया जाए। किसी भी रियासत को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इसने अपनी श्रीनगर की बैठक में कहा था कि जिस रियासत की जो आपके आय है, जो आपकी जनसंख्या है वो 20 लाख से कम हो और आय अगर 50 लाख से कम हो, ऐसी जितनी भी रियासतें हैं उन सबको एक कर दो और एक करने के बाद उसको भारतीय संघ में शामिल कर दो। इसी प्रकार है जो ये अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद है, इसकी 1945-1946 के अंदर 7वां अधिवेशन हुआ था और वो 7वां अधिवेशन उदयपुर में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ये पहली बार हुआ जब इस राजनीतिक संस्था की जो आपके अधिवेशन है वो किसी रियासत में हुआ है। उससे पहले कभी भी इस संस्था का अधिवेशन रियासतों में नहीं हुआ था। तो ये एक प्रकार का प्रतीक था, ये संस्था चाह रही थी कि हम अपना अधिवेशन उदयपुर में कर रहे हैं। ये हमारे जो रियासत है उनके शासकों को एक चेतावनी है कि कोई भी शासक अपनी रियासत को भारत से अलग नहीं माने, उन्हें कहीं ना कहीं अंतिम स्टेज पर जाकर भारत में शामिल होना ही पड़ेगा, चाहे वो एक सिंगल इकाई के रूप में शामिल हो, चाहे छोटी छोटी रियासतें आपस में मिलकर शामिल हो, पर उन्हें शामिल तो भारतीय संघ के अंदर होना ही पड़ेगा। इसी आपके अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की राजपूताना की जो शाखा है, जिसे हम राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद कहते हैं, उसने तो एक अलग लेवल पर जाकर बात की। इसने कहा कि ये कोई इकाई संघ नहीं बनाना है। राजस्थान के अंदर 19 रियासतें हैं, 3 ठिकाने हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगर हम संख्या की दृष्टि से देखें तो टोटल 23 भाग है। इन सभी को आप एक कर लो, उन्हें एक नाम दे दो और नाम के साथ उसको भारत में शामिल कर दो। तो सबसे पहले एक एकीकृत राजस्थान की मांग करने का काम राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद के सदस्यों ने किया। उन्होंने स्पष्ट कहा राजाओं को, स्पष्ट कहा ब्रिटिश पदाधिकारियों को कि राजपूताना को एक संघ के अंदर शामिल किया जाएगा। उस संघ में 19 के 19 रियासतें होगी, उस संघ के अंदर 3 ठिकाने होंगे और एक केंद्र शासित प्रांत होगा। तो इस प्रकार से देखिए, इटली और ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था अपने स्तर पर काम कर रही है भारतीय संघ के निर्माण के लिए, जिसमें रियासतें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसी प्रकार राजस्थान कुछ एजेंसियां भी अपने स्तर पर काम कर रही है, क्योंकि आजादी का समय नजदीक आ चुका है। ऐसा नहीं है कि 14 अगस्त 1947 को आजादी की घोषणा हुई है और 15 अगस्त को आजाद होगी, ऐसा नहीं है। हमारे आजादी की जो प्रोसेस है वो 1945 से शुरू हो चुका है। अब उस प्रोसेस में हम कितना कुछ अधिक प्राप्त कर लें, कितना कुछ लोगों को संगठित रख लें ताकि हमें कम से कम हानि हो, इसका प्रयास ब्रिटिशों की ओर से भी हो रहा है और हमारे महत्वपूर्ण जो हमारे व्यक्तित्व हैं उनकी ओर, जो संस्थाएं हैं उनकी ओर से भी हो रहा है। जब आपकी ये प्रक्रिया प्रोसेस चल रही थी, तभी जो राजस्थान के जो शासक हैं, जो राजपूतों के जो आपके रियासतें हैं, उनके शासकों को एक बात समझ में आ गई कि हम भारतीय संघ से अलग नहीं रह सकते, कहीं ना कहीं जाकर हमें भारतीय संघ में शामिल होना पड़ेगा। तो हमारे पास संघ में शामिल होने के हमारे पास 2 ही रास्ते हैं।
या तो हम एक स्वतंत्र रियासत के रूप में संघ के अंदर शामिल हो जाएं, या फिर हम कुछ रियासतों का समूह बना लें और फिर भारतीय संघ में क्या हो जाए, आपके शामिल हो जाए। अगर हम स्वतंत्र रूप से शामिल होंगे तो हमारे पास इतने संसाधन नहीं है और भारतीय संघ के अंदर हम अपनी मजबूत पेट भी नहीं रख पाएंगे। इससे अच्छा है कि हमारे आसपास जो छोटी बड़ी रियासतें हैं हम सब एक इकाई बन जाएं और फिर इकाई के रूप में भारतीय संघ में शामिल हो जाएं, ताकि भारतीय संघ में हमारी संस्कृति बनी रहेगी, हमारी प्रतिष्ठा बनी रहेगी, हमारी एक प्रकार से हम कह सकते हैं एक विचारधारा जीवित रह पाएगी। इसलिए राजपूताना की कई रियासतों के शासकों ने कोशिश की कि आजादी से पहले ही छोटे छोटे समूह बना लिए जाएं और फिर भारतीय सरकार को कहा जाए कि हमें इन समूह के रूप में ही भारतीय संघ में आप शामिल कर लो। और यहाँ से आपके राजस्थान के जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पत्र होते हैं वहां से आपके यहाँ पर खूब सारे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। जैसे राजस्थान के राजपूतों जो रियासतें हैं उनमें कई सारे समूह बनाए गए थे। अब हम उन समूह की चर्चा कर रहे थे, किस प्रकार से कौन कौन से समूह बने हैं और उन समूह का फिर क्या परिणाम निकला है। समूह बनाने की प्रक्रिया मेवाड़ के राणा आपके भोपाल सिंह से शुरू हुई। देखिए विद्यार्थियों, जो मेवाड़ के राणा थे भोपाल सिंह, उन्होंने सबसे पहले राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया। अक्सर परीक्षा में इनसे थोड़ा प्रश्न आपका आया हुआ है। जो मेवाड़ के शासक थे आपके भोपाल सिंह, उन्होंने क्या किया, अपने जो सलाहकार थे कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, जिन्हें हम सामान्यतः के एम मुंशी के नाम से जानते हैं, मैं यह नाम लिख देता हूं ताकि आपको और बेहतर तरीके समझ में आए। जो कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी है और जो मेवाड़ के शासक हैं आपके भोपाल सिंह, इन्होंने ये तय किया, इन्होंने उदयपुर के अंदर एक आपके चर्चा के लिए आपके सामूहिक चर्चा के लिए एक आपके अधिवेशन बुलाया, जिसमें 22 राजाओं ने भाग लिया। ये 22 राजा कुछ आपके राजपूताना के थे, कुछ आपके मध्य प्रांत के थे और कुछ आपके गुजरात के थे। और यहाँ पर 22 राजाओं ने भाग लिया और इन्होंने ये निर्णय लिया कि हम सब 22 एकत्रित हो जाएंगे और हमारा जो संघ होगा उसका नाम राजस्थान यूनियन होगा और हम एक इकाई के रूप में फिर भारतीय संघ में शामिल हो जाएंगे, ताकि हमारे जो 22 लोगों की जो परिस्थिति है वो आपके भारतीय संघ में आपके बनी रहे। लेकिन राजस्थान की जो बड़ी रियासतें थी, जैसे बीकानेर हो गई, जयपुर हो गई, जोधपुर हो गई, ऐसी जो बड़ी रियासतें हैं, उन बड़ी रियासतों ने इस राजस्थान यूनियन से किनारा कर लिया। उन्होंने इस संघ में शामिल होने से मना कर दिया। तो राजस्थान की बड़ी रियासतें ही एक दूसरी बड़ी रियासत के विचारों से आपके सहमत नहीं है। इसलिए जो गुजरात और फिर आपके मध्य प्रांत की कुछ आपकी रियासतें हैं, उनने भी अपना हाथ पीछे खींच लिया। और इस प्रकार मेवाड़ के राणा भोपाल सिंह के द्वारा जो आपके जून 1946 में जो एक समूह बनाने का प्रयास किया गया था वो आपके असफल नजर आया। लेकिन परीक्षक दृष्टि से हमें कई बार पूछ लेते हैं कि राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास आपके किस रियासत ने किया था, तो हमें ध्यान रखना है। दूसरा आपके संगठन बनाने का काम किया था वह था आपके राजपूताना संघ, जो आपके जयपुर के शासक थे मान सिंह द्वितीय। आप सबने इनका नाम सुना है। मान सिंह द्वितीय ने अपने जो दीवान है वीटी कृष्णमाचारी, इनके साथ मिलकर एक आपके समूह बनाने का प्रयास किया राजस्थान के आसपास की रियासतों का, कि जयपुर और दूसरी छोटी मोटी रियासतें एक इकाई बना लेगी। उस इकाई का नाम होगा आपके राजपूताना संघ और फिर राजपूताना संघ आपके भारतीय संघ में शामिल होने का काम करेगा। हालांकि इसका जो ये उद्देश्य है वो आपके सफल नहीं हो पाया। इसके बाद में जो कोटा के शासक थे आपके भीम सिंह द्वितीय, उन्होंने भी एक आपके संघ बनाने का प्रयास किया जिसे हाड़ौती संघ बोलते हैं। इस हाड़ौती संघ का निर्माण कोटा के शासक थे आपके भीम सिंह द्वितीय, उन्होंने किया था, जिसमें 3 रियासतें शामिल होनी थी, कोटा के बाद में बूंदी और बूंदी के बाद विद्यार्थी आपके झालावाड़। लेकिन इनका यह प्रयास भी आपके सफल नहीं हो पाया। इसके बाद में एक और प्रयास किया गया था, अब उनका भी नाम आप याद रख लीजिए। जो चौथा संघ था उसका नाम था आपके वागड़ संघ। डूंगरपुर के महारावल थे विद्यार्थी लक्ष्मण सिंह। डूंगरपुर के महारावल थे आपके लक्ष्मण सिंह। उन्होंने क्या किया, डूंगरपुर के साथ आपके बांसवाड़ा के साथ आपके प्रतापगढ़ और प्रतापगढ़ के साथ एक ठिकाना था जिसका नाम था आपके कुशलगढ़। इन चारों क्षेत्रों को मिलाकर एक संघ का एक इकाई का नाम दिया जिसका नाम था आपके वागड़ संघ। और इनकी ये नीति थी कि चारों क्षेत्र एकत्रित होकर वागड़ संघ बनाएंगे, फिर ये भारतीय संघ में आपके शामिल हो जाएंगे। लेकिन इनकी ये नीति भी विद्यार्थियों आपके असफल हो गई। तो अब देखिए विद्यार्थियों, 1945 में जहां आपके भारत की आजादी और भारतीय रियासतें किस प्रकार से संघ में शामिल होगी उसकी प्रोसेस शुरू हुई। वह प्रोसेस कैबिनेट मिशन के आने पर एक संस्थागत रूप लिया और उसके दबाव और उसकी प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप भारतीय राजा भी
जिसमें राजपूताना राजा भी शामिल है, छोटे छोटे संघ बनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आजादी मिलने से पहले ही वो भारतीय संघ में आपके शामिल हो जाए। और इसी समय 1946 के अंदर थोड़ा सा राजनीतिक परिवर्तन हुआ। एक तो कोई भी आपके देखिए संगठन या कोई भी इकाई सफल नहीं हो पा रही है जो राजाओं के स्तर पर किया जा रहा है। कैबिनेट मिशन ने जो आपके सूचनाएं दी हैं, जो प्रस्ताव दिए हैं, उनसे मुस्लिम लीग आपके संतुष्ट नहीं है। वो तो आपके पहले तो अंतरिम सरकार और संविधान सभा में भी शामिल नहीं हो पा रही थी। तो कहीं ना कहीं जो कैबिनेट मिशन के जो आपके प्रस्ताव है, भारतीयों के एक पक्ष को आपको समझ में भी नहीं आ रहे थे, वो स्वीकार भी नहीं कर रहे थे। 1946 के आसपास विश्व पटल के अनेक देशों का ब्रिटेन के जो आपके राजनीतिक व्यक्तित्व है उन पर दबाव था कि जल्द से जल्द भारत को क्या कर दिया जाए, आपके आजाद कर दिया जाए। ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति भी इतनी मजबूत नहीं थी कि भारत पर और अधिक नियंत्रण रखे। भारत के अंदर जो राजनीतिक चेतना है वो बड़ी ही उच्च स्तर पर थी। जगह जगहों पर आंदोलनकारी घटनाएं आपको दिखाई दे रही थी और जो सांप्रदायिक दंगे है वो अपने चरम पर था। इतनी सारी आपकी कठिनाइयों के बीच में जो वहां के प्रधानमंत्री है एटली, उन्होंने एक डिसीजन लिया कि अब वो समय आ गया है कि जहां पर हमें जल्द से जल्द भारतीयों को आजाद करना पड़ेगा, जल्द से जल्द उन्हें सत्ता का हस्तांतरण करना पड़ेगा ताकि विश्व पटल पर ब्रिटेन की प्रतिष्ठा बनी रहे और आजादी के उपरांत भारत और ब्रिटेन के जो संबंध हैं, वैदेशिक संबंध, वो आपके मजबूत रहे। इसीलिए एटली ने 20 फरवरी 1947, इस तारीख आप थोड़ा सा याद रखें, 20 फरवरी 1947 को एटली ने एक घोषणा की। वो ये घोषणा थी कि हम जून 1948 तक भारत को आजाद कर देंगे। सबसे पहले तो यही घोषणा उन्होंने की थी। दूसरी उन्होंने ये घोषणा की कि भारतीयों को किस प्रकार से सत्ता का हस्तांतरण करना है, भारत में होने वाले सांप्रदायिक जो आपके दंगे हैं उनको किस प्रकार से रोकना है, किस प्रकार से उसका सौहार्दपूर्ण आपके निस्तारण करना है। इसके लिए भारत के अंदर अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल के रूप में माउंटबेटन को भारत भेजा जाएगा और माउंटबेटन को अधिकार दिया गया था कि भारतीय समस्याओं का एक वाजिब आपके निराकरण करे जो भारतीयों को, सभी वर्गों को आपके सहमत हो। तो इस प्रकार से ये आपके मार्च 1947 के अंदर माउंटबेटन अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल जो ब्रिटिश थे वो आपके बनकर भारत आए हैं। और इटली की इच्छा अनुसार फिर इन्हीं माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को, देखिए आजादी के कुछ महीने के पहले का ही घटनाक्रम है, 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने जो अपने विचार प्रस्तुत किए, जो अपने प्रस्ताव रखे, उन्हें माउंटबेटन योजना या फिर 3 जून की योजना कहा जाता है। और इसी योजना के अंदर सभी समस्याओं का समाधान करते हुए इन्होंने कहा था कि भारत आजाद होगा, लेकिन आजाद होने से पहले भारत के 2 भाग होंगे, एक भारत होगा और एक आपके पाकिस्तान होगा। इस प्रकार भारत के विभाजन करने से उनको ऐसा लगा कि कुछ हद तक भारत के अंदर होने वाले जो सांप्रदायिक दंगे वो समाप्त हो जाएंगे, दोनों समुदाय शांति से अपने अपने क्षेत्रों में निवास करेंगे। अब रही रियासतों की बात, तो उन्होंने कहा कि जैसे ही भारत आजाद होगा तो जो भारत की जो रियासतें हैं, उन रियासतों के अंदर जो ब्रिटिश नियंत्रण था, ब्रिटिश सर्वोच्चता थी, वो समाप्त हो जाएगी। यानी ब्रिटिशों का रियासतों पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। जो रियासतें हैं उनके अधिकार फिर से उन्हें लौटा दिए जाएंगे। लेकिन रियासतों को अधिकार होगा, वह चाहे तो भारत में मिले, वह चाहे तो पाकिस्तान में मिले, या फिर रियासतें चाहें तो अपने आप को स्वतंत्र भी रख सकती है। तो जहां पर कैबिनेट मिशन ने भारतीय संघ में रियासतों को शामिल करने का प्रयास किया था, वहीं पर आपके माउंटबेटन ने क्या किया कि भारतीय रियासतों को स्वतंत्र करने की घोषणा कर दी। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे विद्यार्थियों, जब माउंटबेटन योजना आई है तो उस समय भारतीय रियासतें एक तरीके से अपना आप को स्वतंत्र मानने लग गई है। और ऐसे ही करते करते पूरा घटनाक्रम बिल्कुल उलट गया है। जहां पहले भारतीय लोग जो रियासतें हैं उनका संघ बनाकर भारत में शामिल होने का प्रयास कर रहे थे, वही आपके माउंटबेटन योजना के बाद में अब आजाद होने के स्वप्न देख रहे थे। अब भारतीयों के सामने एक समस्या थी कि किस प्रकार से हम इस बंटवारे के दंश को झेलें और कैसे इन रियासतों को एक करके भारत में शामिल करें। तो भारतीय तो जितने भी आपके हम कह सकते व्यक्तित्व हैं, उनके सामने 2 समस्याएं आ गई थी। विभाजन के दंश को भी झेलना है और रियासतों को स्वतंत्र नहीं रहने देना है, ना उनको पाकिस्तान की ओर जाने देना है, उनको कहाँ शामिल करवाना, आपके भारत में शामिल करवाना है। अब किस प्रकार से सारे घटनाक्रम हुआ है उसकी ओर हम नजर डालते हैं। माउंटबेटन योजना के तहत जैसे ये घोषणा होने लगी, उसके बाद में भारतीय व्यक्तित्वों के स्तर पर खूब सारे प्रयास किए गए हैं ताकि भारतीय संघ के अंदर अधिक से अधिक, यह हम कह सकते हैं कि संपूर्ण जो रियासतें उनको शामिल करने का प्रयास कर लिया जाए, वो शामिल हो जाए। अब इसके लिए सबसे जो पहले प्रयास हुआ है विद्यार्थियों, वह प्रयास हमारी अंतरिम सरकार ने किए। अब अंतरिम सरकार क्या है इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। इसकी मुखिया की भूमिका जो निभा रहे थे विद्यार्थियों, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू निभा रहे थे। और इस अंतरिम सरकार के अंदर
जो रियासतों के संबंध में निर्णय है, वो निर्णय लेने का अधिकार आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। जब रियासतों के स्वतंत्र होने की बात चल रही थी, उसी समय रियासतों के संबंध में कोई ठोस निर्णय लेने के लिए 5 जुलाई 1947 को, देखिए आजादी के कुछ ही महीने पहले, कुछ ही दिनों पहले सारी घटनाक्रम हो रहे हैं। 5 जुलाई 1947 को एक विभाग का गठन किया गया। उस विभाग का नाम है विद्यार्थियों रियासती विभाग। और इस रियासती विभाग का जो मुखिया बनाया गया वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया और इसके सचिव के रूप में वीपी मेनन की नियुक्ति हुई। और इनकी ये जिम्मेदारी थी कि साम दाम दंड भेद जो भी प्रक्रिया अपनाए, उन प्रक्रियाओं का सहारा लेते हुए एक मजबूत और एक सशक्त भारतीय संघ का निर्माण करे जिसमें रियासतें भी शामिल हो। इसी समय वल्लभ भाई पटेल ने 3 स्तर पर कार्य करते हुए रियासतों को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। सबसे पहले उन्होंने एक प्रकार से भावनात्मक अपीलें की, भावनात्मक बातें की भारतीय रियासतों से कि आप प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आपने समय समय पर भारतीय प्रतिष्ठा, भारतीय संस्कृति को बचाए रखने का काम किया है। अब जब भारतीय संघ आजाद हो रहा है तो यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, यह आपका कर्तव्य है, ड्यूटी है आपकी कि आप अपने आप को भारत से अलग नहीं करें। आप जनमानस की भावनाओं का ध्यान रखें और अपने आप को भारतीय संघ का अभिन्न अंग मानते हुए अपने रियासतों का विलय भारतीय संघ में कर दें। तो इस प्रकार से एक प्रकार की भावनात्मक अपील आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई है। दूसरे जो स्तर था वो था कूटनीतिक स्तर पर उन्होंने काम किया। उन्होंने रियासतों से यह कहा कि हम भारतीय रियासतों से कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे हैं, हमें केवल आपके 3 सब्जेक्ट ही चाहिए। एक तो आपकी रक्षा, दूसरा आपका जो संचार और तीसरा आपके विदेशी मामले। ये 3 मामले ही आपको भारतीय संघ को देने हैं। अन्य मामलों में तो आप पहले की तरह ही स्वतंत्र रहेंगे। जो रक्षा विभाग है, जो संचार विभाग है, जो विदेशी मामले है, ये तो पहले ही आपसे अंग्रेज अपने पास रखते थे। तो हम आपसे कुछ नया नहीं मांग रहे, जो आप अंग्रेजों को देते थे वही भाग हमें दे दीजिए। अन्य मामलों में आप स्वतंत्र हैं, आपकी प्रतिष्ठा बनी रहेगी भारतीय संघ में, आपको पूरा मान सम्मान रहेगा और आपको प्रिवी पर्स भी दिया जाएगा। तो इस प्रकार से कूटनीतिक खेल भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खेला है ताकि इन रियासतों का भारत में विलय हो सके। और अंतिम स्तर पर उन्होंने चेतावनी भरा कार्य भी किया है। उन्होंने ये स्पष्ट कह दिया कि जो रियासत अपने आप को स्वतंत्र रखने का कार्य करेगी वो भारतीय शत्रु होगी, फिर हम दूसरे तरीके से उन्हें भारतीय संघ में शामिल करने का प्रयास करेंगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देखिए किस प्रकार देखिए भावनात्मक अपील के द्वारा कूटनीतिक स्तर पर और चेतावनी के रूप में कार्य करते हुए भारतीय रियासतों को भारतीय संघ के अंदर शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया है। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस की कार्यकारिणी को संबोधित करते हुए भारतीय रियासतों के समक्ष 2 बातें कही। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन के 2 लक्ष्य हैं, एक तो भारतीय स्वतंत्रता और दूसरा लक्ष्य भारतीय रियासतों का भारत में मिले। अब जो भी इसके बीच में आएगा वो मेरा शत्रु होगा, यानी भारत का शत्रु होगा। यानी एक प्रकार से रियासतों को इन्होंने भी चेतावनी दी है कि आपको स्वतंत्र नहीं रहने दिया जाएगा, आपका विलय तो सुनिश्चित है। इसके अलावा जो माउंटबेटन थे, जो हमारे उसमें भारतीय गवर्नर जनरल वाइस राय थे, इन्होंने भी भारतीयों के लिए एक अच्छा काम किया। जो नरेंद्र मंडल है, जो भारतीय रियासतों का एक प्रमुख आपके संघ है जिसे नरेंद्र मंडल कहा गया था, उस नरेंद्र मंडल की सभा को संबोधित करते हुए माउंटबेटन ने भी भारतीय राजाओं से ये कहा कि रियासतों का हित इसी में ही है, उनका भविष्य इसी में ही है कि भारतीय संघ में शामिल हो जाए। अन्यथा एक छोटी छोटी इकाई के रूप में अगर वो स्वतंत्र रहेंगे तो आने वाले समय में वो अपना संपूर्ण विकास नहीं कर पाएंगे। और फिर जन भावनाओं के हित का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि 10 लाख की रियासत है जिसमें सारे आम लोग तो भारतीय संघ में शामिल हो रहे हैं, लेकिन एकमात्र राजा है जो स्वतंत्र रहना चाहता है, तो फिर राजा की बात नहीं मानी जाएगी। आम लोगों की भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा। तो इससे अच्छा कि आम लोग कोई काम करे उससे पहले ही राजा ही निर्णय ले ले और वो भारतीय संघ में आपके शामिल हो जाए। तो इस प्रकार से देखिए रियासतों को विलय करने के लिए रियासती विभाग द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। अंतरिम सरकार के मुखिया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कार्य किया जा रहा है। माउंटबेटन के स्तर पर भी आपके कार्य किया जा रहा है। एक जो इसमें हमारा सहयोग किया था वे थे राजपूताना के जितने भी प्रजा मंडल हैं, उन्होंने भी भारतीय और राजस्थान की रियासतों के विलयकरण की प्रक्रिया में योगदान दिया। प्रजा मंडल जो आंदोलन हो रहे थे हमारे रियासतों में, जो रियासतों की प्रजाओं के द्वारा की जा रही थी, वहां के जितने भी नेता थे उन्होंने रियासतों के मुखियाओं तक एक बात पहुंचा दी कि किसी भी रियासत का निर्णय लेने का अधिकार केवल वहां के शासकों को नहीं है। जितना अधिकार वहां के शासक को है उतना ही अधिकार वहां के आम लोगों को भी है। और आम लोग भारतीय संघ में विलय चाहते हैं, तो राजाओं की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो भी भारतीय संघ के अंदर शामिल होने पर अपनी सहमति प्रकट करें। तो प्रजामंडल आंदोलन का भी एक प्रकार से दबाव था। एक हमारे समाजवादी नेता थे जिनका नाम था राम मनोहर लोहिया। इनका नाम भी आप याद रखें। जो राम मनोहर लोहिया है, इन्होंने भी अपने संगठन के माध्यम से बात कही
कि जो राजस्थान की 19 रियासतें हैं, 3 ठिकाने हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है, उनको एकीकृत करके एक विशिष्ट पहचान देकर भारतीय संघ में शामिल कर लेना चाहिए। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद और उनकी राजपूताना की शाखा भी भारतीय संघ में शामिल होने पर अपनी सहमति प्रकट कर रही थी। इतनी सारी बातें हुई तब जाकर कुछ हद तक भारतीय राजाओं, जिसमें राजपूताना के राजा भी थे, उनका भी झुकाव सने सने भारत की ओर होने लगा। उनको भी ये बात समझ में आने लगी कि हमें कहीं ना कहीं कभी न कभी जाकर भारतीय संघ को स्वीकार करना पड़ेगा। हमारी स्वतंत्रता में हमारा भविष्य नहीं है, हमारा भविष्य भारतीय संघ में शामिल होने से ही है। और फिर हमें वहां पर कई सारे अधिकार भी मिलेंगे, हमें कई स्वतंत्रता भी मिली, प्रिय पर्स के रूप में हमें आर्थिक हमें लाभ भी होगा। इस प्रकार से राजाओं ने भी कहीं ना कहीं अपनी सहमति प्रकट की है भारत के अंदर शामिल होने में। और इसी सहमति में जो सबसे पहला नाम आता है वो होगा आपके 7 अगस्त 1947 को, जो बीकानेर के शासक थे जिनका नाम था आपके शार्दुल सिंह। ये नाम आप जरूर याद रखें। शार्दुल सिंह राजस्थान के अंदर राजपूताना की रियासतों के पहले व्यक्ति थे, पहले शासक थे, जिन्होंने भारत संघ में विलय पर सबसे पहले अपनी सहमति प्रकट की। तो आप तो केवल रटते हो कि किस रियासत के शासक ने पहले सहमति प्रकट की, उसे रटे नहीं, उसे इन घटनाक्रमों के साथ याद रखें। कितने सारे घटनाक्रम हुए तब जाकर उन्होंने अपनी सहमति प्रकट की। इसके बाद में कुछ ही दिन बाद में 9 अगस्त 1947 को जो हमारी सबसे प्राचीन रियासत है मेवाड़, और जो मेवाड़ के शासक के विद्यार्थी भोपाल सिंह, उन्होंने भी भारतीय संघ में शामिल होने पर अपनी सहमति प्रकट कर दी। तो कैसे देखिए, बड़ी बड़ी रियासत आपके शामिल हो रही है। उसके अगले ही दिन अर्थात 10 अगस्त 1947 को जोधपुर के जो शासक है हनुमंत सिंह, जिनके बारे में चर्चाएं थी कि पाकिस्तान में विलय चाहते हैं और जिन्ना के स्तर पर बातचीत कर रहे हैं, जिसका खुलासा जोधपुर में एक आपके छपने वाली रियासती पत्रिका, उसने आपके इसका उद्घाटन, उसका आपको उद्घोषित करने का काम किया था। लेकिन 10 अगस्त 1947 को हनुमंत सिंह ने भी आपके भारत विलय में सहमति प्रकट कर दी है। वह रियासत जिसने सबसे अंत में भारत विलय पर अपनी सहमति प्रकट की थी वो थी आपके धौलपुर। आप इस बात में याद रखेंगे, धौलपुर के शासक थे उदयभान सिंह। उदयभान सिंह वो राजस्थान के अंतिम शासक थे जिन्होंने भारत के अंदर शामिल होने पर अपनी सहमति प्रकट की थी, वो थी आपकी 14 अगस्त को। तो यहाँ पर ये नाम मैंने इसलिए बताई है कि जब बड़ी बड़ी रियासतों ने अपनी सहमति प्रकट कर दी, तो जो छोटी रियासतें हैं, जो ठिकाने हैं, उनको अपना आप समझ में आ गया कि जब बड़ी रियासतें अपना स्वतंत्र आपके अस्तित्व नहीं रख सकती, तो छोटी रियासतों का तो फिर स्वतंत्र रहने को फायदा ही नहीं है। बड़ी रियासत जैसी आपकी सहमति प्रकट कर रही है, उसके साथ फिर छोटी छोटी रियासतों ने भी भारत विलय पर अपनी सहमति प्रकट कर दी। तो देखिए विद्यार्थियों, जो प्रक्रिया 1945 में इटली ने शुरुआत की थी, वह प्रक्रिया 14 अगस्त 1947 के दिन जाकर आपके समाप्त होगी। इन 2 वर्षों के अंदर कई सारी उठापटक हुई, कई सारी हलचल हुई, तब जाकर आपके जो राजस्थान की रियासतें हैं, जो राजस्थान के जो शासक हैं, उन्होंने भारत विलय पर अपना सहमति आपकी व्यक्त की है। तो इस प्रकार सबसे पहले हमने ये देख लिया कि जो राजस्थान के 23 भाग हैं, जिसमें 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश, वो उनको पहले एक नहीं किया गया है, उनको पहले भारतीय संघ में शामिल किया गया है। भारतीय संघ में शामिल करने के बाद में हमारे जो पदाधिकारी थे, हमारे जो राजनेता थे, हमारी जो सरकार थी, उनके सामने दूसरी चुनौती ये आई कि हम इनको भारत में शामिल तो कर लिया है, पर क्या इनको अलग अलग शामिल करेंगे, इनको एक करेंगे। तो फिर हमने प्रक्रिया शुरू की एकीकरण की, जो 1948 शुरू हुई और 1956 में जाकर समाप्त हुई। तब हमने इन्हीं अलग अलग शामिल होने वाली रियासतों को एक किया है, वो प्रक्रिया कहलाती है आपके एकीकरण की प्रक्रिया। और जब हमारी सारी जो रियासतें, ठिकाने और चीफ कमिश्नरी प्रांत एक हुआ है, तब जाकर हमने कहीं उनमें जो पद थे, राज प्रमुख का पद हुआ, वो समाप्त किया है। और जैसे ही पद समाप्त हुआ, उनकी प्रीव्यू पद समाप्त हुए, तब जाकर हमारी रियासतों के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया आपकी स्थापित हुई। तो आज की इस कक्षा में हमने विलयकरण की नीति को देखा, विलयकरण की प्रोसेस या प्रक्रिया को देखा। अब अगली कक्षा में हम किस प्रकार से इन राजपूताना की रियासतों का एकीकरण सने सने आपके शुरू हुआ है और किस प्रकार से अपने अंतिम उद्देश्य तक पहुंचा है, उसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।